क्यों आखिरकार कैजुअल लेबरर्स अपनी जान गंवा रहे हैं? लगातार आरजी जितने भी मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटी बाकायदा तौर पर दे रहे हैं, मगर आपको बता दूं कि इन दिनों की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे वाकया निकल के सामने आए हैं जिसमें कैजुअल लेबरर्स की जान गई है, यानी कि आरजी मुलाजमीन की जान गई है, अपनी ड्यूटी अंजाम दे देते थे। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फर्म के प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद परे साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, हमेशा हम आपसे बातचीत करते रहते हैं, कैजुअल लेबरर्स जो डेली वेजर्स की बात करें लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं, पीडीडी के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी बात करें या बाकी महकमों की बात करें, परसों भी एक वाकया सामने आया, कुलगाम की बात करें, पालपुरा की बात करें, तो आपको लगता है कि कैजुअल लेबरर्स जो डेली वेजर्स के हक में अभी तक कोई फैसला नहीं आया, लगातार उनकी जान भी गंवाई जा रही है, लगातार उनकी जान की बाजी भी वो दे रहे हैं? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यूटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक तबका ऐसा है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अपने सब कुछ कुर्बान करने के साथ साथ चाहे उसने अपनी समाजी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी सोशल लाइफ कुर्बान कर दिया, अपनी फैमिली के जो अपनी फैमिली को देना था वो कुर्बान कर दिया, अपना सरमाया खो दिया। लेकिन अपने सरमाया खो देने के साथ साथ यहाँ के आरजी मुलाजमीन ने अपनी जो जान है वो भी निछावर कर दी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। अगर हम 2016 की बात करेंगे, 2016 से लेके आज तक महकमा पीडीडी में लगभग 70 घर ऐसे हैं जो 70 घर अपने बाप से महरूम हुए, जो 70 घर जिनके लगभग 400 के करीब बच्चे होंगे, और हर एक घर में अगर हम 4 या 3 बच्चे रखेंगे तो लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हो गए। किसकी वजह से यतीम हो गए? यहाँ की सरकार की वजह से यतीम हो गए, सरकार की लापरवाही की वजह से यतीम हो गए। आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार कब तक हमें ये इम्तिहान ले लेंगी? आज तक किसी ने जान पेश नहीं की है। यहाँ के आरजी मुलाजमीन ने आपको जान भी पेश कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप इनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। देखिए, 70 मुलाजमीन जो है, 70 मुलाजमीन आज तक दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। बिजली के खंभे पे उन्होंने तड़प के जान दी। वो दिल हिला देने वाले मनाजिर थे, वो देख नहीं पाता था इंसान, वो मनाजिर देखने को मिले। उसके बाद 450 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी जो उम्र भर के लिए नाखेज हो गए, जिनकी टांगे काट दी गई है, जिनकी बाजू काट दी गई है, लेकिन महकमा ने उनको क्या दे दिया? महकमे ने उनको सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत कलील रकम दी, कलील मुआवजा दे दिया, लेकिन उम्र भर के लिए वो अपने बच्चों के कंधों पे बोझ बन गए। सरकार ये सब कुर्बानियां देने के बावजूद भी अभी भी सरकार होश के नाखून नहीं ले रही है। अभी भी सरकार आरजी मुलाजमीन के हवाले से सियासतकारी से काम ले रही है। हमें उम्मीद थी शायद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर शुरू हुआ, गवर्नर इंतजामिया इस बारे में संजीदगी से गौर करेगी। वो जो आज तक इस मामले पे सियासतकारी की जा रही थी वो सियासतकारी नहीं होगी। तो लेकिन अब देख रहे हैं 2019 से यहाँ पे जो राज्यपाल शासन लगा हुआ है, गवर्नर राज जो लगा हुआ है, इसमें भी वही सियासतकारी की जा रही है जो इससे पहले हुआ करती थी, जो अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। आने वाला वक्त जो है ये सीजन की अगर बात करें, यानी कि विंटर का सीजन है, बहुत ही ज्यादा मुशक्कत उठानी पड़ती है लोगों को बिजली के हवाले से, तो पीडीडी का किस तरीके से रवैया रहता है? कैजुअल लेबर्स आरजी मुलाजमीन किस तरीके से फील्ड में बिछे हुए होते हैं इसके लिए? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, खासकर पीडीडी की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 85% जो हमारे आरजी मुलाजमीन है वो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, सीजनल्स है, लैंड ओनर्स है, आईटी वर्कर्स है, एसडीएफ पे काम करने वाले मुलाजमीन है, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है, जितने भी यहाँ पे सीपी वर्कर्स वगैरह है, सीजनल लेबर्स, वो हर एक डिपार्टमेंट में 85% लगभग काम अंजाम दे रहे हैं। बुनियादी जो काम है वो अंजाम दे रहे हैं। अगर हम महकमा पीडीडी की बात करेंगे, पीडीडी महकमे में भी अगर आपने आज तक देखा होगा 70 मुलाजमीन में से सिर्फ डेली वेजर कैजुअल लेबर हादसे का शिकार हो गया। डेली वेजर कैजुअल लेबर के अलावा कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। ये वाजिया करता है और आपको ये सबूत फराहम करता है कि यहाँ का आरजी मुलाजमिन ग्राउंड में काम करता है, यहाँ का आरजी मुलाजमिन मौत के मुंह में जाकर काम करता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है। चाहे कोविड का मामला था, चाहे अनरेस्ट का मामला था, चाहे टर्मिनल का मामला था, चाहे फ्लड्स का मामला था, हर एक मामले में यहाँ के आरजी मुलाजमिन ने अपने आप को पेश किया। देखिए 2016 से अगर हम बात करेंगे, लगभग 70 घर महरूम हो गए। 70 घरों में से एक इंसानी जान जाया हो गई ना। कैसे जाया हो गई? उसके ऑफिसर ने, उसका जो फील्ड वर्कर था, उसका जो फील्ड ऑफिसर
ऑफिसर था, उसका जो कंसर्न AWAJE था, उसने उसको कहा कि आप काम करो। कौन सा काम? डेली वेजर। पहले डेली वेजर टर्म को हमने समझना है ना, कैजुअल लेबर टर्म को हमने समझना है। डेली वेजर जो टर्म है, डेली वेजर को योमिया मजदूर है, इसको योमिया मजदूर का काम करना है। ये PDD में होगा, इसको वहां पे CD उठानी है, तार उठानी है, सामान वगैरह उठाना है। इसको टेक्नीशियन का काम नहीं करना है, इसको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करना है। ये PHE में होगा, इसको ये डेली वेजर है, इसको सामान उठाना है, पाइप यहां से वहां तक ले जानी है। इसको लेइंग एंड फिटिंग का काम नहीं है, इसको मोटर चलाने का काम नहीं है, इसको टेक्नीशियन या मैकेनिक का काम नहीं है। लेकिन आप इसको मैकेनिक्स का काम ले रहे हो। आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, HDF पे हमारे मुलाजमीन कलील तनख्वाह लेते हैं, वो वहां पे एक्सरे टेक्नीशियन का काम करते हैं, वो वहां पे डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में वो सब कुछ काम अंजाम दे रहे हैं, जो एक आपका कन्फर्म्ड एम्प्लॉय 90,000, 80,000, 60,000 में अंजाम दे रहा है। लेकिन जब यही बंदा, इसको कहा जाता है कि यहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, आप ये काम अंजाम दे दे, वो काम अंजाम दे रहा है, चलो मान लेते हैं हम, किसी जगह मजबूरी आन पड़ती है, इमरजेंसी आन पड़ती है, वहां पे हमारा डेली वेजेस कैजुअल लेबर को ये काम लिया जाता है, वो कर सकता है। लेकिन क्या उसकी सेफ्टी के गैजेट्स के हवाले से सोचा गया? क्या उसकी सेफ्टी के हवाले से सोचा गया? उसको पोल पे चढ़ाया जाता है, उसकी सेफ्टी, चाहे उसको लॉन्ग बूट देना है, चाहे उसको फाइव प्रूफ जैकेट देना है, चाहे उसको यूनिफॉर्म देनी है, चाहे उसको सूट ऐसा देना है, नहीं दे रहे, इक्विपमेंट्स ऐसे देने हैं जिसमें करंट पास ना हो, जिसमें वो हादसे का शिकार ना हो। लेकिन उसको जबरदस्ती करके, उसको दबाव करके उसको बिजली के खंभे पर चढ़ाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब बिजली के खंभे पर चढ़ाया जाता है तो उसका जो कंसर्न्ड ऑफिशियल होता है, जो उसका फील्ड ऑफिसर होता है, वो घर बैठे किसी और जगह बैठे फोन के जरिए से ये काम चला रहा है। उसको ये नहीं पता होता है कि बिजली के खंभे पर तार को मरम्मत करते करते तार को मरम्मत करने के लिए एक इंसानी जान वहां पे है। जब वो करंट उसको लग जाती है तो इंसानी जान तड़प के वो बेचारा जान देता है और फिर गिर जाता है, और बूम, मनाजिर दिल हिला देने वाले होते हैं। इंसान खून के आंसू बहाते हैं। अगर आप कुलगाम की बात करेंगे, एक बुजुर्ग वालिद, ऐसा वालिद, उसका सहारा उसका बच्चा होता है। उसको ये होता है कि मुझे बुढ़ापे का सहारा ये है, मेरी जनाजे को कंधा देने वाला मेरा बेटा है, मेरा रहन सहन, मेरी देखभाल, मेरा खाना पीना, मेरी दवाई का खर्चा मेरा बेटा बर्दाश्त करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, वो परसों सरकार के सामने जब उसका बेटा हादसे का शिकार हो गया, एक बुजुर्ग वालिद को, एक 80 साल के बुजुर्ग को अपनी जवान बेटे को कंधा देना पड़ा। और अब उसके सामने उसके जो मासूम बच्चे हैं वो बेचारे बिलखते हैं, वो रोते हैं। और सरकार को ये दिखाई, ये मनाजिर सरकार नहीं देख रही है। आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें, सरकार वो देखती है, लेकिन सरकार उनके चीख पुकार को नहीं देख रही है। मासूम बच्चे खून के आंसू रो रहे थे। वो बुजुर्ग वालिद उसका, हमारा जो वो बुजुर्ग, वो हाथ जोड़ के सरकार से गुजारिश कर रहा था कि आप तो मेरी बेटे की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई, वो तबाह हो गया, वो बेचारा उम्र भर के लिए इस दुनिया से चला गया, वो शहीद हो गया दौरान ड्यूटी। अब उसके मासूम बच्चों को उसका सोचा जाए। लेकिन सरकार ने उनके मासूम बच्चों के हवाले से क्या किया? SRO 43 वो रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए, डेली वेजर को ना उसको नौकरी दी जाती है, ना उसको रेगुलर किया जाता है। अब जब वो बेचारा हादसे का शिकार है, उसको डिसऑन किया जाता है। खैर, आपसे ये समझने की कोशिश करें, कहते हैं 3 महीने लगेंगे और 3 महीने बाद शायद कोई खुशखबरी सुनने को मिले। जिस तरीके से भाजपा सरकार की चीफ की बात करें, उन्होंने एक टीम भी बनाई थी, यानी कि एक कमेटी घोषित की थी 5 मेंबर्स की। तो क्या कुछ इनपुट्स आपके पास आए हैं? क्या खुशखबरी जो है, जितने भी जो आर्जी मुलाजमीन, उन्हें 3 महीने के बाद सुनने को मिले? देखिए, जम्मू में बीजेपी की जो कोर कमेटी ने पिछली बार फैसला लिया था, अरविंद रैना जी ने जो फैसला लिया था कि एक कमेटी कानून की जाएगी, श्यामलाल शर्मा साहब की क़यादत में उन्होंने वो कमेटी कानून की। और उसके बाद उस कमेटी ने वहां पे बहुत सारे डेपुटेशन जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हैं या आर्जी मुलाजमीन के, उनके साथ बात की। तो उनसे एक डाटा ले लिया, एक खाका ले लिया। अब वो कश्मीर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बातचीत उनके साथ होगी। तो हम भी अपनी बात उनके सामने रखेंगे और वो हमारी सारी बात जो उनके कहने के मुताबिक बकौल श्यामलाल शर्मा जी कि वो हम सरकार के सामने रखेंगे। तो श्यामलाल शर्मा जी इस मामले में वाकफियत रखते हैं, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी में वो एक अहम रुकन की हैसियत रखते थे। उनको सब कुछ मालूम है, ये डेली वेजर्स कैसे आगे, इन्होंने ये कौन सा काम कर रहे हैं, ये कौन सा काम अंजाम दे रहे हैं, वो अच्छी से वाकिफ है। और हमें उम्मीद है वो हमारी बात को यहाँ के अरबाबी इक़्तिदार तक, यहाँ की इंतजामिया तक और होम मिनिस्टर तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करेंगे। और हम उम्मीद के सहारे ही अभी जी रहे हैं। अगर सरकार ने उसके बाद भी नहीं किया तो मुझे लग रहा है फिर बीजेपी को भी कोई जवाब नहीं बनता है कि वो
بڑا چڑھا کے یہ باتیں کریں کہ ہم نیا کشمیر تعمیر کرنے جا رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے اس کے بعد اگر ان کی رپورٹ کو بھی تسلیم کتنا دیا ہے وقت کتنا دیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, سرکار کو بھی چاہیے, بی جے پی کو بھی پھر چاہیے, اگر ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا, اگر ان کے جو وہ بیان کر رہے ہیں اس ٹائم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سامنے کہ یہ ہیومن ایشو ہے, یہ سوشل ایشو ہے, اس سوشل ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اگر ان کے رپورٹ اور ان کی ریکمنڈیشن دینے کے بعد بھی سرکار اس کو ایڈریس نہیں کرتی ہے تو ان کو بھی پھر چاہیے کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہے, ہم بھی اس قوم کے فرد ہے, ان کو بھی چاہیے اپنے قوم کے لوگوں کی بھلائی کے لیے, اپنے قوم کے 60,000 خاندانوں کے لیے وہ بھی روڈ پہ آ جائے, سرکار سے مطالبہ کرے, تو ہم سمجھیں گے کہ وہ انسانی دل رکھتے ہیں اور انسانی ہمدردی ان کے اندر ہے. تو ہمیں پوری امید ہے شاید اس پر نوبت نہیں پہنچے گی, اس سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے گا. اگر سرکار ایسا کرتی ہے ٹھیک, اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے سرکوں کا. آپ ریگولائزیشن چاہتے ہیں یا پھر ویج؟ دیکھیے عجیب سی بات ہے کہ سرکار کو ہم 94 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. 94 سے یہ کہنے کے بعد بھی سرکار ہم سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہو, یہ تو واضح ہے. ہم ریگولرائزیشن چاہتے ہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ میں ویج بڑھائی گئے, نذرانہ پیش. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم پہلے ریگولرائزیشن چاہتے ہیں, سارے لوگوں کی ریگولرائزیشن چاہتے ہیں, جو کس کیٹیگری کے تحت, کس نام کے تحت, کس ڈپارٹمنٹ میں, کس پبلک سیکٹر یونٹ میں, کارپوریشن میں, آٹونومس باڈیز میں, جہاں کہیں بھی ہے, جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے ہمارے ملازمین, ان کے حوالے سے ریگولرائزیشن چاہتے ہیں. اور ہماری ڈیمانڈ نمبر 2 ہے. ڈیمانڈ نمبر 1 ہماری ریگولرائزیشن ہے, لیکن سرکار ہماری ڈیمانڈ کا گلا گھونٹنے کے لیے اور اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے ڈیمانڈ نمبر 1 منیمم ویج ایکٹ بنا رہی ہے. ہماری ڈیمانڈ نمبر 2 ہے منیمم ویج ایکٹ. دیکھیے افسوس اس بات کا ہے کہ لداخ میں ڈبل کر دیا گیا, وہ بھی اسی یو ٹی کا کل تک حصہ تھا نا, ریاست جموں کشمیر لداخ کے حصہ تھا, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے معاملے ہیں, چاہے ہائی کورٹ ہے, ڈیپوٹیشن ہے, باقی چیزیں ہیں, لداخ اور یہ ایک ہی اس معاملے میں یکساں ہیں, اور لیکن ایک معاملے میں وہاں پہ 225 کو ڈبل کر کے 450 دیا گیا ہے انسیکیورٹی کے لیے, 575 روپیہ وہاں کی سیکورٹی کے لیے دے دیا گیا. لیکن یہاں پہ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں ہے, کس خواب غفلت میں ہے, جنہوں نے وہ رپورٹ پیش کیا ہے جموں کشمیر کے عارضی ملازمین کے حوالے سے, منیمم ویج کے ایکٹ کے حوالے سے, وہ 11 روپیہ کا اضافہ کر رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آئی یہ 11 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کھانے کی جو سرسوں کا تیل ہے اس کی قیمت آج کیا ہے؟ آپ اس کو ایک دن میں 100 روپے کا اضافہ کرتے ہو. بجلی فیس کل تک 700 روپیہ تھا, آج 1100 روپیہ. آپ بجلی فیس کا, بجلی جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں اس کو ایک دن میں 400 روپیے کا اضافہ کر رہے ہو. لیکن جو یہ بجلی چلاتا ہے, جو یہ بجلی یہاں کے عوام تک پہنچاتا ہے, پانی کے فیس میں آپ واٹر ٹیکس میں 15% کا اضافہ کرتے ہو, لیکن جو یہ پانی آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے, جو اپنا جان قربان کر دیتا ہے, اپنی میٹھی نیند قربان کر دیتا ہے, اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں سے اضافہ کریں گے 400 روپے کا, 500 روپے کا, اور اس کو 11 روپے دے رہے ہو. ایک آخری سوال ہے, آپ کو ذرائع کی طرف سے کچھ پتا ہوگا اور انپٹس آپ کے پاس ہوں, کیا خوشخبری سننے کو ملے گی 3 مہینے تک؟ دیکھیے ایسے اعلانات آج تک کئی بار کیے گئے ہیں, مطلب تاریخ پہ تاریخ. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں آرڈر ہوگا تب ہم سمجھیں گے سچ ہے, کیونکہ سیاست دانوں نے یہاں پہ سیاست کاری کی اس معاملے میں. انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کے اس لیے پیش کیا کہ شاید ہمیں ووٹ بینک کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ پتہ نہیں نادانوں کی دنیا میں ہے. یہاں کا جو جموں کشمیر کا جو واسی ہے, جموں کشمیر کے واسی بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ ان کی انٹیلیجنس کو نہیں پہنچیں گے. اتنے قابل لوگ ہیں ہمارے, وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کون لوگ ہمارا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کون لوگ ہمارا سہارا لے کر اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں. ان سب سے ہماری گزارش ہوگی, چاہے وہ سیاست میں ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے, کہاں پہ ہیں, کس پوسٹ پہ ہیں, ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارے لیے وہ سب قابل محترم ہیں. ہماری ان سے گزارش ہوگی, مہربانی کر کے انسانی دل جو آپ کے اندر ہے, ہمارے اندر بھی ہے, اس دل پہ ہاتھ رکھ کے انسانی بنیادوں پہ اس انسانی معاملے پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں
تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے آنے والے وقت جو ہے وہ سردیوں کا اور شدید سردیاں جو ہے وہ بڑھنے لگی ہیں. اسی سب پہ آپ کو بتا دوں کہ لگاتار کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی اگر بات کریں وہ جان گنوا رہے ہیں، مگر سرکار کو ٹس سے مس نہیں ہوتا. تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہے کوئی بھی فیصلہ عارضی ملازمین کے حق میں نہیں سنایا گیا. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا آخر کار کب تک جو ہے کیجول لیبررز اور ڈیلی ویجرز کا سوچا جاتا ہے، کب تک عارضی ملازمین کو ان کا حق جو ہے وہ دیا جاتا ہے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.